class 9 students. Today we will discuss some topics on the French Revolution, and yes, in the previous topic we have left here, and today we will discuss the struggle to survive. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to a rapid increase in the demand for food grains. Production of grains could not keep pace with the demand, so the prices of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. Most workers were employed as laborers in workshops whose owner fixed their wages. तो आप देख रहे हैं कि जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 23 मिलियन से बढ़ कर के 28 मिलियन हो गई है, और यहाँ पर जो डिमांड थी, मांग थी फूड ग्रेन्स की खाने के लिए, वो बढ़ गई है. एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन जो थी वो कम थी. इट कुड नॉट कीप पेस, मतलब वो उसके साथ स्पीड अप नहीं हुई, उसके साथ नहीं बढ़ी प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स जितनी की मांग थी. सो द प्राइसेस ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड के प्राइसेस, जो स्टेपल डाइट थी मेजॉरिटी की, मतलब ज़्यादातर लोग ब्रेड खा करके अपना गुजारा करते थे, उनका मेन फूड आइटम था वो उसके प्राइसेस थे बहुत बढ़ गए. मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस. ज़्यादातर जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, वो मजदूर जो थे वो वर्कशॉप्स में काम करते थे, जहाँ के जो ऑनर्स थे, मालिक थे, वही उनका की मजदूरी फिक्स करते थे. बट वेजेस को डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन्ड. Things become worse whenever drought or hail reduced the harvest. This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. तो यहाँ देख रहे हैं कि जो पुअर और रिच के बीच में गैप था, जो वो काफ़ी बढ़ गया था. चीज़ें और ज़्यादा खराब होती गई. जब कभी सूखा या ओले वगैरह गिरते तो हार्वेस्ट जो फसल थी वो कम होती. दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस. उससे जो उनकी जीविका चलाने के लिए उनको मुश्किल हो गया था, क्राइसिस हो गया था. समथिंग ये सब जो पहले कभी ओल्ड रेजिम, पुराने जो ऑटोक्रेटिक शासन थे, जो तानाशाह थे, उनकी शासन में ऐसा होता था, वैसे ही अब होने लगा. और नाउ a growing middle class envisages an era and to privileges. In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. पुराने समय में क्या होता था कि किसान और जो काम करने वाले मजदूर थे वो विद्रोह करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, उनमें हिस्सा लेते थे विद्रोह में, जब भी टैक्सेस बढ़ाए जाते थे उन पर, या फिर फूड की स्केर्सिटी, मतलब कमी हो जाती थी. But they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. पुराने समय में वो किसान करते थे विद्रोह या फिर वर्कर्स करते थे, पर उनके पास वो मीन्स नहीं होते थे, तरीके नहीं होते थे और प्रोग्राम्स नहीं होते थे जिससे कि वो अपना विद्रोह फुल स्केल मेजर्स में अपना सकें, और ताकि कि जो सामाजिक और इकोनॉमिक, आर्थिक जो एक ऑर्डर है, आर्थिक जो सामाजिक और आर्थिक जो क्लासिफिकेशन है, एक ऑर्डर है, वन बाय वन, जो स्टेप बाय स्टेप उनका जो हायरार्की है, उसमें कुछ चेंज आ सके. दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट who had become prosperous and had access to education and new ideas. और ये चीज़ जो थी कि जो चेंज इन द सोशल ऑर्डर, सामाजिक जो बदलाव था, ये किसके लिए छोड़ दिया गया? ऐसे लोगों के लिए, ग्रुप्स के लिए, थर्ड स्टेट में जो ऐसे लोग जो प्रॉस्पेरस, अमीर हो गए थे और उनके पास एजुकेशन और न्यू आइडियाज, नए विचार थे. The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of the society.
In addition to the merchants and manufacturers, the third estates included professions such as lawyers or administrative officials. तो आप देख रहे हो 18वीं से जो शताब्दी थी वो गवाह थी किसकी? एमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप, ऐसे सामाजिक वर्ग का उदय हुआ था, एमर्जेंस हुआ था, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। मध्य वर्ग का उदय हुआ था, जिसके पास जो पैसा था, मनी थी, वेल्थ थी, वो दैट दे अर्न थ्रू एन और वो कमाई उन्होंने कहाँ से की थी? ओवरसीज ट्रेड, बाहरी देशों से व्यापार करके, और वूलन और सिल्क, जो टेक्सटाइल सिल्क के जो कपड़े बना करके और वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, उद्योगपति भी थे, वो एक्सपोर्ट भी करते थे, और जो ये इनका एक्सपोर्ट था या फिर उनके जो कपड़े थे वो रिचर मेंबर, जो अमीर वर्ग था सोसाइटी का, वो खरीदता था। और मर्चेंट्स, व्यापारी और मैन्युफैक्चरर्स जो बनाने वाले थे, उनके अलावा भी प्रोफेशंस में जो काम करने वाले लोग थे, जैसे लॉयर्स व्यवसाय में, और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि शासन चलाते थे, ऐसे लोग भी मिडिल क्लास में आते थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, rather a person's social position must depend on his merit. These are ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by the philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो लोग थे, ये सारे एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, ये विश्वास करते थे कि कोई भी जो समाज में कोई भी जो वर्ग है, वो पैदा होते ही उसको अधिकार नहीं मिलने चाहिए। जो एक पर्सन की जो सोशल पोजीशन, सामाजिक जो स्थान है सोसाइटी में, वो दैट मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, वो उसकी मेरिट पे होना चाहिए, मतलब उसकी योग्यता पे होना चाहिए। दीज आइडियाज एनविसिजिंग, ये जो विचार थे वो ऐसे सोसाइटी की, समाज के बारे में इंगित करते थे कि जो कि फ्रीडम पर बेस्ड हो, आज़ादी पर, जिसमें इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, जिसमें सबके लिए कानून सेम हो और सबके लिए अवसर भी समान हो। ये दिस वर पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर जो थे, दार्शनिक थे, जॉन लॉके एंड जीन जैकस रूसो। उनके ये ऐसे विचार थे। इन हिज टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट, लॉके he sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. Rousseau carried the ideas forward, proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives. In the spirit of laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative and the executive and the judiciary. This model of government was put into the force in USA. तो लोके ने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो उसने बुक लिखी थी, उसमें उसने डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन, मतलब जो दैवीय अधिकार जो लोगों को दिए जाते हैं, जो तानाशाह है, उनको भी जो अधिकार जो जन्म से ही प्राप्त होते हैं, उसका उसने विरोध किया था, रिफ्यूट किया था। रूसो ने ये आइडियाज़ को, विचारों को आगे कैरी फॉरवर्ड किया। उसने एक गवर्नमेंट का सिस्टम प्रपोज किया जो कि एक ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे हो, सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट पर, जो लोगों, पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग हैं जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, जैसे कि अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वैसे ही लोग ही अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे और उनके बीच में एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक व्यवस्था होगी। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये जो इसमें मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज किया था डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। जैसे कि आजकल के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, तीनों में एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज और संविधान, और साथ में जो हमारे हमारी जो
जो व्यवस्था है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, जिसमें कि डिफरेंट संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली, वो उन तीनों में तीनों के बीच में एक डिवीजन ऑफ पावर होगा, मतलब अधिकार का, सत्ता का तीनों में विभाजन होगा. दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए में ये ऐसी व्यवस्था को लागू किया गया. आफ्टर द 13 colonies declared the independence from Britain, the American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in